लोगों ने करें। तेरह लोगों ने बनाए हैं। हम भी ठीक है वहां पर। चलो, क्लास में डिस्कस कर लेते हैं ताकि जिन लोगों के नहीं हो पाए हैं वो लोग समझ जाएंगे कैसे होंगे, है ना। क्लास में भी क्या नाम है आपका आगे? कर दिया आपने ये वाले? आपका? हाँ सर। नाम बताओ। रोहित। कहाँ है? यहाँ तो नहीं था। हाँ, रणधीर नाम से भी कोई नहीं है। तुम्हारा क्या नाम है? सौरभ। लैपटॉप में क्या आवाज सबमिट हो? आपका? ये तीन ही हुए? चल, नाम बताओ। सारे हो गए? कोई रह गया? सारे?
और बताओ पीछे क्या नाम है आपका? नाम क्या, नाम तो बताओ। देवेश। नहीं हुए? जितने हुए उतने करे सबमिट। जितने हो जाकर उतना कर दिया करो। चलो ठीक है। तो इसमें आई गेस अगर आपने देखे होंगे तो 3 4 प्रोग्राम तो क्लास में करा दिए थे मैंने। जैसे पहले वाले ही क्लास में करा दिया था। क्या था पहला वाला? ई विनॉट का। यूजर से नंबर इनपुट करना है, ई विनॉट निकालना है, तो क्लास में करा दिया था। नंबर इनपुट कर लो। इफ नंबर रिमाइंडर टू इक्वल टू 0, प्रिंट इवन, एल्स आउट। दूसरा क्वेश्चन क्या था? कॉस्ट और सेलिंग वाला निकालना था ना? ये भी क्लास में ही करा दिया था मैंने तो। यूजर से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इनपुट लेना है। तो वही फार्मूला लगा देना है। इफ सेलिंग प्राइस इज हायर देन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हुआ है। चलो थोड़ा ज्यादा कर देते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जितना प्रॉफिट है उतना आ जाएगा। एलिफ अगर सेलिंग प्राइस लेस देन है कॉस्ट प्राइस से, तो लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है वही दिखाओ। एल्स इक्वल 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, 150 में बेच दी, प्रॉफिट हुआ 50 रुपए का। 50 की खरीदी, 40 में बेच दी, लॉस हो गया। अब लॉस का साइन अगर माइनस में दिखा रहे हो तो सही है आपका, एस पी माइनस सी पी। और अगर आप साइन ना दिखाकर पॉजिटिव दिखाना चाहते हो तो वही लिख दो ऊपर फार्मूला जो लिखा था, बदलने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सी पी माइनस एस पी ऐसे कर दो। चलो ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या था? क्या था तीसरा क्वेश्चन? अब तीसरा वाला ट्रिकी था। किसी भी नंबर को चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड होता है या 5 से डिवाइड होता है, दोनों से होता है या अकेले से होता है। तो इसमें मैटर ये भी करता है कि आपका सीक्वेंस क्या रहेगा कंडीशंस का। एक तो मैटर करेगा कि आपको लॉजिक आना चाहिए कि डिवाइड का लॉजिक 3 से 5 से क्या होता है। दूसरा है कि वो हमें आता है, रिमाइंडर ले लो 3 से 5 से। अगला कि किस क्रम में आप लिख रहे हो। देखो, तो मैंने यहाँ पर नंबर लिया, यूजर से इनपुट ले लिया, एंटर नंबर। इफ नंबर रिमाइंडर 3 इक्वल टू 0,
तो पहले मुझे किसका चेक करना है, दोनों का चेक करना है, 3 वाला भी 5 वाला भी, क्योंकि अगर कोई नंबर दोनों से डिवाइड होता है तो मुझे उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है कि दोनों से आना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर सिंगल सिंगल का करना है। अब सिंगल सिंगल वाला चाहे पहले 3 का लगा लो चाहे 5 का लगा लो, लेकिन पहले दोनों का लगाना है, एंड लगा। नंबर रिमाइंडर 5 इक्वल टू 0। अब अगला एलिफ, अगर ये नहीं है तो किसी एक से चेक करेंगे। एलिफ, अब यहाँ पर चाहे 3 लगा लो चाहे 5 लगा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्या मेरा ऐसा सोचना सही होगा कि लास्ट में बस एक एलसी लगा देते हैं? नहीं, चेक करना पड़ेगा ना। हो सकता है किसी से ना हो, ना 3 से हो ना 5 से हो, किसी से भी ना हो। अब अगर कोई नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो लास्ट में क्या लगाएंगे फिर? अब एल्स लगाएंगे। अब जैसे कोई नंबर है, लेट अस सपोज 15, तो ये दोनों से डिवाइड हो जाता है, 3 से भी और 5 से भी। और अकॉर्डिंग टू रूल, अगर हम इफ एलिफ लगाते हैं तो पहली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है इफ की, तो आगे वालों को एग्जीक्यूट नहीं कराया जाता, भले ही ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, आगे वालों को मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है। नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 5। अब मैंने सिर्फ 12 लिखा तो ये सब 3 से डिवाइड होगा। मैंने मान लो यहाँ पर 20 लिखा, ये सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। मैंने 19 लिखा, किसी से नहीं होगा, ना 3 से ना 5 से, किसी से डिवाइड नहीं। ठीक है, तो ये होगा डिविजिबल वाला प्रोग्राम आपका। चौथा, ग्रेटेस्ट ऑफ 3। तो इसका मतलब है पहले यूजर से 3 नंबर इनपुट कर लेते हैं, क्योंकि जो नंबर है पहले से नहीं पता, तो एबीसी नाम के 3 वेरिएबल बना लेते हैं। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, एज सच कोई गिवन नहीं था। एंटर ए, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जितना शॉर्ट में लिख पाऊंगा उतना मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर लॉजिक ये लगाना है कि अगर मैं आपको 3 नंबर दिखा दूं, एक है 16, एक है 10 और एक है मान लो 5, तो आप बोलोगे पहला बड़ा है। और अगर मैं कह दूं ये 16 है, ये 20 है, ये 5 है, अब बोलोगे दूसरा बड़ा है। अब मैं आपसे कहूँ नंबर मैं आपको दिखाई नहीं रहा, तो बताओ कौन बड़ा है? आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, नंबर तो दिखाने पड़ेंगे आपके लिए। हमने कहा नंबरों की जगह उनकी वेरिएबल मान लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अब आंखों से नहीं देखना होता है, जिस चीज को हम आंखों से देखकर अपना डिसीजन लेते हैं प्रोग्राम में, उसके लिए कोई ना कोई एक लॉजिक होता है। तो अब आप पहले इमेजिन करो कि अगर ए तीनों में सबसे बड़ा है, तो क्या ऐसा कोई रूल होगा जो जरूर सेटिस्फाई हो रहा होगा, तभी ए बड़ा हो सकता है तीनों में। तो हमने का रूल ये होगा, ए बड़ा होना चाहिए बी से, साथ ही साथ एज वेल एज ए बड़ा होना चाहिए किससे? सी से। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ए की वैल्यू सी से बड़ी है, इसका मतलब है अगर ये बात सही है तो हम ये कह सकते हैं कि फिर अब ए बड़ा है किससे? बी और सी से, दोनों से बड़ा होगा। ठीक है। तो अब ऐसे बी और ऐसे ही सी को भी लिख लेंगे, हमने कहा ऐसी लॉजिक लगा लो। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन, इसको शॉर्ट हैंड भी कर सकते हैं ऐसे करके, A is greater than B greater than C is same as A is greater than B and A is greater than C।
ठीक है। तो अगर आपको कंपैरिजन में चेनिंग करनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं, बट ये आसान रहेगा, ये ज्यादा सही। ठीक है। तो अगर ये दोनों बातें सही हैं तो हम ये बोलेंगे कि भाई ए बड़ा है बी और सी से। अब दूसरा बात हम क्या मान के चलते हैं, भाई ए बड़ा नहीं है, हम ये मान के चलते हैं बी बड़ा है ए और सी से। तो अगर बी बड़ा है ए और सी दोनों से, तो फिर कौन कौन सी कंडीशन बी को सेटिस्फाई करनी होंगी, उसको बड़ा होना होगा ए से, एज वेल एज बी को बड़ा होना होगा सी से। अगर बी इन दोनों बातों को मानता है तो फिर बी हमारा बड़ा हो गया ए और सी से। एलिफ। अब हम कह रहे हैं कि नहीं सी को बड़ा मान लेते हैं। ठीक है, तो सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी। अगर ये वाली बात है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सी को बड़ा मान लेते हैं ए से और बी से। कोई और ऐसा भी हो सकता है तीनों बराबर हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए और बी और सी तीनों बराबर हो। अगर तीनों बराबर हुए तो इनमें से कोई नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो तीनों कंडीशन इस बात के लिए लिखेंगे कोई एक बड़ा जरूर होगा। लेकिन अगर कोई बड़ा नहीं है तीनों बराबर हैं तो वो भी तो आपको लिखना पड़ेगा। एलिफ ए बराबर है बी के एंड ए बराबर है सी के, मतलब तीनों बराबर हैं आपस में फिर तो। और कोई, और कोई सिनेरियो, कोई दो बराबर हो गए तो, मतलब ए और बी बराबर हैं सी छोटा है, तो फिर ए और बी बराबर हैं सी बड़ा है, ये भी तो होगा। फिर बी और सी बराबर हैं ए बड़ा है, बी और सी बराबर हैं ए छोटा है। तो अभी इसमें पांच छह कंडीशन और बन जाएंगे, वो आप घर जाके बनाना। मैंने आपको हिंट दे दिया कि सिनेरियोज कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अब अगर हम अपने क्वेश्चन पे फोकस करेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ऐसे सिनेरियोज आए जिसमें कोई दो संख्या बराबर है, तो किसी एक के बड़े होने की संभावना खत्म हो गई, क्योंकि जब दो बराबर हो गए तो कोई एक बड़ा हो ही नहीं सकता, या तो दो बड़े होंगे या तीनों एक जैसे हैं। तो मैं चाहूं तो ऐसे सिनेरियो को लास्ट में एल्स में अपना इंप्लीमेंट कर सकता है ना, कि भाई आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री निकालो, तो ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि दो ग्रेटेस्ट हो गए। ठीक है, या तो सबको सिनेरियो इंप्लीमेंट करो या फिर लास्ट में एल्स लगाकर ऐसा कर सकते। ठीक है, तो मैं फिलहाल एल्स लगा देता हूं, आप घर बैठ के अपना कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है। ग्रेटेस्ट नॉट पॉसिबल। पहले मैंने लिखा 12 5 20, सी बड़ा है। फिर लिखा मैंने 2 1 2 1 0, ए बड़ा है। 5 5 5 तीनों बराबर। 1 1 2, कौन बड़ा है, सी बड़ा हो गया। तो अब ऐसा मैंने अपने कोड में कहीं लिखा है, अगर लिखा है तो आपका आउटपुट आ रहा है। और अगर मैं ऐसे कर दूं 10 10 5, क्या आएगा, ग्रेटेस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई एक है ही नहीं जो सबसे बड़ा हो, दो हैं। तो या तो आप इस मैसेज को ना दिखाकर उसका भी लॉजिक लिखो, तो ऐसे करके आपको सोचना चाहिए। ठीक है। ऐसे भी तो बना सकते हैं, नंबर ग्रेटर दिखा, क्या नंबर इनपुट लिए उनको ग्रेटर दिखा सकते हैं। नंबर इनपुट लिए हैं, हाँ मतलब मैंने खाली एबीसी लगा दिया, आप एबीसी की जगह जो नंबर आए हैं उन्हीं को दिखा सकते हो, वो भी ठीक है। एक मिनट जरा।
मैंने कहा लिख दिया। चलो ठीक है, अब अगला देखो। पांचवा प्रोग्राम क्या था? ठीक है, तीन के तो निकाल ही लिए हैं। एंटर, ऐसे मैसेज कर दो, मार्क्स इन फर्स्ट सब्जेक्ट, एंटर मार्क्स इन सेकंड सब्जेक्ट, एंटर मार्क्स इन थर्ड सब्जेक्ट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, आप लोगों ने कैसे बनाया है, देखते हैं क्या आप सोचते हैं। तो मैंने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स यूजर से इनपुट ले लिए। अब मुझे डिवीजन बतानी है, तो पहले एवरेज मार्क्स निकालोगे तब डिवीजन निकलेगी। तो मैंने एवरेज निकाला, एवरेज में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई भाग कर दिया 5। तो मुझसे कहा गया इफ एवरेज, जो कंडीशन गिवन है उसमें क्या गिवन है कंडीशन? इफ एवरेज मार्क्स आपका इक्वल फर्स्ट 60 है या बराबर ग्रेटर है तो 60 फर्स्ट डिवीजन, 50 to 59 सेकेंड डिवीजन, 40 to 49 थर्ड डिवीजन, बिलो 40 फेल। ऐसे करके आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब मान लो अगर मैं यहाँ पर सिनेरियो लगा दूं, इफ, अभी एक लगाऊंगा ताकि जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ में आ जाए। इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो मैंने कर दिया फर्स्ट डिवीजन। इतने पे चला कर दिखाता हूँ, है ना, फिर मुझे बताना, अभी सही करूंगा इसको। फेल वेल का नहीं है, फर्स्ट डिवीजन का है। एंटर मार्क्स इन फर्स्ट सब्जेक्ट 99, सेकंड सब्जेक्ट 99, थर्ड सब्जेक्ट 99, फोर्थ सब्जेक्ट 99, फिफ्थ सब्जेक्ट 29। लगाओ ना अपना गणित जरा, आपके लिखे प्रोग्राम के हिसाब से। 100 मान लो, 100, 200, 300, 400, 400 में 4 कम कर लो, 396। 396 में उनते जोड़ो, कितने हो गए? 426। अब 426 को 5 से भाग करो, 426 को 5 से भाग करो, 5 × 8 = 40, दो बचे, पचम 25, 85% आए। तो हमारे लॉजिक के हिसाब से फर्स्ट डिवीजन तो आ जाएगी इसकी, लेकिन क्या ये पास भी है? ये तो पास ही नहीं है, एक में तो 29 नंबर रह गए। तो आपका जो प्रोग्राम है अगर ऐसे सोचेगा तो समस्या ये आएगी कि अगर किसी में नंबर कम आ गए, बाकियों में बहुत ज्यादा आए हैं, तो एवरेज मार्क्स के बेस पर ही बता रहा है, जबकि पास फेल का रूल ये भी तो कहता है कि पहले सारे सब्जेक्ट में पास भी तो होना चाहिए, तब फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करेंगे। अब एक में फेल है, अब बाकी सब में नंबर बहुत ज्यादा आए हैं, तो उस हिसाब से तो ये फर्स्ट डिवीजन बताएगा, देखो हमारा प्रोग्राम। जबकि तो फेल है, क्योंकि 40 से ज्यादा हर सब्जेक्ट में आने चाहिए तब पास माना जाएगा, क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया 40 का है ना। तो हर सब्जेक्ट में 40 आने चाहिए। तो सर अब करें क्या इसमें, लॉजिक क्या लगाएं? हमने कहा इसमें लॉजिक लगाने के लिए
पहले क्या करना होगा, एवरेज निकालने से पहले आपको एक इफ लगाना होगा। इफ पहले सब्जेक्ट के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हैं एंड दूसरे के भी 40 हैं एंड तीसरे के भी 40 हैं एंड चौथे के भी 40 हैं और पांचवें के भी, ABCD और E। ए इज ग्रेटर देन, नहीं वो नहीं होगा शॉर्ट हैंड में, क्योंकि शॉर्ट हैंड एक ही वेरिएबल के साथ आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसे ऐसे होता है। तो अब अगर आपसे कहा जाए, अगर ये बात सही है तो आप एवरेज निकालो और फिर एवरेज के अंदर एवरेज के लॉजिक लिखो कि अगर इतना है तो 60। तो नेस्टेड इफ का यूज यहाँ पे आप कर सकते हो। इफ एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड एवरेज मार्क्स लेस देन 60, तो सेकेंड डिवीजन। एलिफ एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड एवरेज मार्क्स लेस देन 50, तो थर्ड डिवीजन। अब लॉजिकली सोचो, अगर ये वाला इफ ट्रू है, मतलब ये चारों कंडीशन ट्रू है, अगर ये चारों कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब फेल तो हो ही नहीं सकता। अगर इनमें से कोई भी फॉल्स हो गई तो पूरा इफ फॉल्स बन जाएगा, क्योंकि मैंने सब में एंड लगा रखा है। इसका मतलब इस वाले इफ के एल्स में आना चाहिए। इस वाले इफ के एल्स लिखने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं लग रही है, यहाँ पर एल्स लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे फिर। ये लो, सब में पास हो गए, उसके बाद डिवीजन निकालेंगे। किसी एक में फेल हो गए तो फेल हो, फिर आप आपकी डिवीजन निकाल ही नहीं रहे। तो इस तरह से इस प्रोग्राम को बनाया जाना चाहिए था। बाकी आपने जैसे बनाया ठीक है, बट बेटर हो सकता है अगर थोड़ा सा इस तरह से सोचें तो। डिवीजन का है वो। चलो, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? एडमिशन किसी कॉलेज में मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बारे में बताना है। अब एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स पर डिपेंड करना है। तो क्या करना है, पहले तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कर लेते हैं। मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अब इंटीजर फ्लोट से फर्क नहीं पड़ता, कोई से कर लो। अब देखो, यहाँ पर पहली शर्त यह है, पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। पहली शर्त यह है कि भाई मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर होने चाहिए या ज्यादा होने चाहिए 60 से। और फिजिक्स में भी कंडीशन है 50 की, और केमिस्ट्री में कंडीशन है 40 की। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपके मार्क्स
इफ marks in mathematics greater than equal to 60 as well as and marks in physics greater than equal to 50 and marks in chemistry greater than equal to 40। तो तीनों सब्जेक्ट में आपके मार्क्स इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। मैथ्स में 60 या उससे अब आने चाहिए, फिजिक्स में 50 या उससे अब आने चाहिए, केमिस्ट्री में 40 या उससे अब आने चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आप बढ़िया सा मैसेज लिख दो, एलिजिबल फॉर एडमिशन समथिंग एलिफ। अब यहां पर हमसे कहा गया कि मान लो मेरे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, किसी में एक सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कम रह गए, तो कोई बात नहीं, दूसरा मौका है। अगर आप तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स का सम जोड़ लें और ये 200 या उससे अब निकल आए तो भी चल जाएगा। मतलब किसी में 90 है, किसी में 60 है, तो चल जाएगा। तीनों के मार्क्स का सम 200 या उससे अब हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो और है, इस और का मतलब ये नहीं है कि यही कंडीशन लिखनी है कोड में या ये लिखनी है। यहाँ और का मतलब है कि या तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एडमिशन हो सकता है, और अगर इससे नहीं हुआ तो इससे भी हो सकता है, और इससे नहीं हुआ तो इससे भी हो सकता है। इट डजंट मीन कि प्रोग्राम में और लिखा है तो कोई एक का ही कोड लिखना है। जैसे एग्जाम में और लिख कर आता था, अथवा ये करो या ये करो, हमें इस और का साइंस रखना है एडमिशन के साइंस। तो दूसरा शर्त है कि तीनों के मार्क्स कम 200 है उससे अब हो जाए। एलिफ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स के मार्क्स का कम 200 या उससे अब आ जाए तो भी एडमिशन आपका हो जाएगा। और अगर आपका इससे भी नहीं हुआ, आखिरी मौका है। आखिरी मौका है कि फिर केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं, सिर्फ फिजिक्स और मैथ के मार्क्स का सम 150 या उससे अब हो जाना चाहिए तो भी एडमिशन हो जाएगा। और अगर तीनों में से कोई भी शर्त आप नहीं मान पा रहे हैं तो वही एडमिशन नहीं। फिजिक्स में मान लो 59 नंबर आए, केमिस्ट्री में 45 रह गए, मैथ्स में 90 आ गए, देखना एडमिशन हो रहा है क्या। किस शर्त से अगर हो रहा है, तो नहीं हो रहा तो की बात ही नहीं होगा। नहीं होगा सर, 200 से तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना। पहली सेटिस्फाई हो गई। मैथ्स में 60 या उससे ज्यादा आने चाहिए हैं, फिजिक्स में 50 है उससे ज्यादा आने चाहिए हैं, केमिस्ट्री में 40 उससे ज्यादा आने चाहिए। हाँ, पहली ट्रू हो गई, आगे तक जाने की जरूरत ही नहीं है, हो गया एडमिशन आपका। अब दोबारा चलाया और मान लो यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 45 है और यहाँ पर 99 है। अब देखना जरा, पहली वाले से तो नहीं होगा, फिजिक्स में 50 से ज्यादा होने चाहिए, फिजिक्स में 35 रह गए। दूसरे वाले से तीनों का सम 200 आ रहा है, 40 और 30 70 80, 80 100, 180 एक कम कर लो, नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। फिजिक्स और मैथ का सम 150 कर दे रहा है, नहीं, 134 ही रह गए। इस बार एडमिशन नहीं होगा। तो इस तरह से प्रोग्राम बनाना था ये हमारे लिए। ठीक है, अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है 7 8 9 10, ये चारों क्वेश्चन इंटेंशनली आपको दिए गए थे मैच के इसको समझने के लिए। तो अगर आपने इफ एल से बनाए हैं तो भी सही है, और अगर आपने मैच केस से बनाए हैं तो भी सही है। तो क्या 7th क्वेश्चन है, यूजर से पूछना है कि यूजर इवन ऑड देखना चाहते हो या रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहते हो। ठीक है,
तो अगर रेक्टेंगल का एरिया देखना चाहते हो तो 1 प्रेस कर देना, और अगर सर्कल का एरिया निकालना चाहते हो तो 2 कर देना। इवन आउट नहीं है, एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, एरिया निकालना है सर्कल का। तो अब यूजर से सबसे पहले हम उसकी चॉइस पूछेंगे कि यूजर क्या चाहते हो। तो यूजर से हमने उसकी चॉइस पूछी। अब चॉइस को आप इंटीजर में पूछेंगे या स्ट्रिंग में पूछेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। हमने कहा इंटीजर में पूछो क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 1 2 गिवन है, 1 पर ये 2 पर ये, तो हमने उसे इंटीजर में कन्वर्ट करा, इनपुट लगाया, और मल्टीलाइन स्ट्रिंग पर हमने अपना मैसेज लिखा जो इनपुट में दिखाना चाहते हैं। सेलेक्ट एन ऑप्शन 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, एरिया ऑफ सर्कल। अब यूजर जो भी इनपुट देगा वो चॉइस वेरिएबल में आ जाएगा। अब मेरे पास एक ऑप्शन है इफ लगा के, इफ चॉइस इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि यूजर रेक्टेंगल के एरिया देखना चाहता है। फिर मैं रेक्टेंगल के लिए जो विड्थ और हाइट रिक्वायर्ड है वो मैं यूजर से इनपुट कर लेता हूँ। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा है कि मैं इसको इफ से कंपेयर ना करके मैच केस के साथ करता हूँ। मैच, मैच के आगे वो वेरिएबल लिखेंगे जिसके कंपैरिजन हम करना चाहते हैं, तो चॉइस वेरिएबल हो गया। अब इस वेरिएबल का कंपैरिजन जिन जिन वैल्यू से करना है उनके केस बनाएंगे। केस 1 कि अगर इस वेरिएबल की वैल्यू 1 से मैच होती है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का कोड लिखना है, जिसमें यूजर से हम क्या मांगते हैं, विड्थ और हाइट ये मांगते हैं। ठीक है, फ्लोट टाइप की मांग लो। एल इंटू बी होता है ना, बी ब्रेथ या बी विथ, कुछ भी कह सकते हो, है ना। तो एल, अब देखो यहाँ पर जब मैं एल लिखूंगा तो कई लोगों को लगता है बन बनाया है मैंने। बन तो देखो ध्यान से, ए ऐसे होता है। सर ये तो एक ही लग रहा है, हमने कहा चलो दोनों बनाते हैं। ये एल है, ये बन है। कितना डिफरेंस है ऊपर वाले डंडे का, ये थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ ऊपर वाला, और ये एकदम स्ट्रेट है। इतना ही डिफरेंस है। तो इसीलिए जनरली मैं बैरल का नाम कभी एल रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि अक्सर लोग बन लिख देते हैं और एरर आ जाती है। तो बेटर है कि एल ई एन लिख। ठीक है, एल एन लिख दो, एल एन, और डब्ल्यू डी लिख दो। ऐसे करके ये विड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई। तो वेरिएबल का नाम थोड़ा सा 1 2 लेटर का लिखो, सही है। अगर रीडेबल हो रहा है तो सही, नहीं हो रहा है तो संख्या बढ़ा दो, करेक्टर की 3 4 का कर दो, क्या दिक्कत आ रही है, पूरा लिख दो। WIDTH, LENGTH ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इतना लिखा। और एरिया मुझे पता है कैसे निकालते हैं, L इंटू बी होता है। ये आ गया। अब दूसरा केस, अगर यूजर की चॉइस केस 2 से मैच हुई तो वो सर्कल के एरिया निकालना चाहता है। उसमें तो रेडियस सही होती है मुझे बस। यार जो लिख गया ना स्क्रीन पर वो रेज नहीं हो रहा, पता नहीं क्या, कोई या तो नेटवर्क का इशू है या कोई प्रॉब्लम आ गई जूम में, ये इरेज नहीं हो पा रहा। मैंने कई बार कोशिश कर ली। अब मीटिंग एंड होगी तभी खत्म हो रहा। बराबर, अब एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू ये हो गई, इंटू आर स्क्वायर। प्रिंट कर दो। अब अगर यूजर ने 1 और 2 के अलावा कुछ और कर दिया तो उसको समान लिख ले, अंडरस्कोर केस लगा दो, इनवैलिड ऑप्शन। सेलेक्ट एन ऑप्शन, हमने कहा 1, डब्ल्यू
लेंथ, ये एरिया होगा रेक्टेंगल का। सर्किल के एरिया निकालना है 2, रेडियस 4.5, ये लो, ये रेडियस होता है और क्या। हमने कहा 5, 5 तो ऑप्शन ही नहीं है, इनवैलिड ऑप्शन है। तो अगर किसी ने इफ एल से बनाया है तो भी सही है, और ऐसे बनाया है तो भी सही है, तो हमें प्रैक्टिस करनी है। तो इफ एल्स की तुमने काफी कर लिया, मैच की भी इस बहाने हो गई। 8वां क्वेश्चन है इवन ऑड और नेगेटिव पॉजिटिव का, सब कुछ वही, बस यहाँ पर ये लिख दो, इवन ऑड और नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो इस वाले में आप अगर मैच केस लगाते हैं, केस 1, केस 2, केस ए, तो केस 1 के अंदर आप यूजर से नंबर मांगोगे इवन ऑड के लिए, वो नंबर हमने मांग लिया। अब हम केस के अंदर अब इस नंबर को चेक करेंगे इवन है या ऑड है, तो रिमाइंडर 2 से लेंगे, है ना। तो अब नंबर इफ हम लगा सकते हैं, मैच केस के अंदर भी इफ लगा सकते हैं, ठीक है। इफ नंबर रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0, इवन एल्स ऑड। अब दूसरा है नेगेटिव पॉजिटिव, तो नंबर लो यूजर से और उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव का लॉजिक लिख दो। इफ नंबर लेस देन 0 तो नेगेटिव, एल्स पॉजिटिव। तो हम इन बातों में नहीं पढ़ते कि 0 नेगेटिव है कि पॉजिटिव, जिसको जो मानना है मान लो। हमने अपने लॉजिक के हिसाब से माना है 0 से कम नेगेटिव है, बाकी जो बच गया वो पॉजिटिव है, मतलब 0 को हम लोग पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। ऐसा कहीं कहीं लिखा पता नहीं है कि नहीं है, हम मान के चल ले रहे हैं, ठीक है। तो कहीं तो जाना ही पड़ेगा। अब हमने कहा 2, एंटर नंबर -5, ये नेगेटिव नंबर है। 2, एंटर नंबर 2, ये पॉजिटिव नंबर है। 1, एंटर नंबर 12, ये इवन नंबर है। ऐसे करके आप अपना ये प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अब नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन में आई गेस ऐसा ही कुछ है, बट वहां पर यूजर को हमने ऑप्शन शायद 5-6 दिखाए हैं, 7 दिखाए हैं। उन 7 में सारे आते होंगे, एक ही में दिक्कत हुई होगी इनवर्स को लेकर बस, कि इनवर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, बाकी तो सब आसान ही था। और वो पूरा का पूरा प्रोग्राम एक्सपोनेंट ऑपरेटर की प्रैक्टिस कराने के लिए दिया गया था। उसमें मोस्टली आपको एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो डबल स्टार होता है उसका यूज करना सीखना था। बहरहाल देखो, सेलेक्ट एन ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन क्या रखना है हमें यहाँ पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, और उसके बाद इनवर्स, ठीक है। अब अगर 1 है तो एडिशन के लिए 2 नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो 2 नंबर लेने पड़ेंगे केस 1 के अंदर। मान लो पहला नंबर ए हो गया, एंटर फर्स्ट नंबर, ऐसे ही एक और ले लो बी, ये हो गया एंटर सेकंड नंबर। अब कुछ नहीं करना, अब तो बस इनका एडिशन करके प्रिंट कर दो, लॉजिक तो कुछ लगाना नहीं है। A+B कर दो। अब दूसरा केस है सब्ट्रैक्शन कर दो, सेम कॉपी करके पेस्ट कर दो, बस यहाँ पर माइनस कर देना है।
केस 3 मल्टीप्लीकेशन। केस 4 डिवीजन। केस 5, अब देखो केस 5 में हमें स्क्वायर क्यूब इनवर्स चाहिए। तो स्क्वायर और क्यूब इनवर्स करने के लिए नंबर एक ही होना चाहिए। उसका दूसरा पार्ट हम जानते हैं, स्क्वायर में पावर 2 होती है, क्यूब में पावर 3 होती है, और इनवर्स में पावर -1 होती है। देखो इनवर्स का मतलब होता है पावर -1। तो किसी भी नंबर का जो पावर होता है उसको ऐसे लिखा जाता है, जैसे मुझे 5 का पावर इनवर्स निकालना है, तो इज इक्वल टू 5 की पावर -1। ठीक है, तो या इसको ऐसे लिख सकते हो 1/5, एक ही बात है। ठीक है, तो अब मुझे इन ऑप्शंस में एक ही चाहिए बस नंबर, एंटर नंबर, और उसका स्क्वायर निकाल के प्रिंट कर देते हैं। ए की पावर क्यू, और अगला आता है इनवर्स, पावर माइनस। बाकी तो सब आपकी जान पहचान का है। मान लो मैंने सीधा 7 ही लिखा, 5 5 का इनवर्स हो गया 0.2। ठीक है, बाकी तो आप चला ही लोगे, बाकी में कुछ नहीं है, मेन तो इनवर्स वाला था जो आपका देखना था। तो कायदे से अगर हम मैथमेटिक्स में जाएं तो इनवर्स भी दो तरह के होते हैं। एक होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, किसी भी नंबर का साइन बदल दिया जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दिया जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया जाता है। दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर -1 कर दी जाती है। अगर कहीं पर क्लियरली मेंशन नहीं है कि कौन सा इनवर्स निकालना है, तो बाय डिफॉल्ट हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को निकाल देते हैं, जो कि हमने यहाँ पर करा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन को मैंने आपको क्लास में चला के भी दिखाया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप किसी बैंक में गए हो, आपका अकाउंट खुला हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है इनिशियल बैलेंस बताओ, अपना अकाउंट ओपन करते समय क्या रखना चाहते हो। तो शुरू में वहां से करना है। तो मैंने यहाँ पर बैलेंस बैरल बनाया, फ्लोट टाइप का, इंटीजर टाइप का, जो बनाना चाहते हो बना सकते हो। एंटर इनिशियल बैलेंस। अब यूजर से उसका इनिशियल बैलेंस लेने के बाद फिर आपको यूजर को अपने ऑप्शन दिखाने हैं कि भाई क्या करना चाहते हो। सी माने बैलेंस चेक करना, डी माने डिपॉजिट करना, डब्ल्यू माने विड्रॉ। तो ऐसे ऑप्शन दिखाने हैं। तो इस बार यूजर को 1 2 3 की जगह हम अल्फाबेट इनपुट करवाएंगे कि अल्फाबेट इनपुट करो। तो अब जो हम अपना यूजर से ऑप्शन रीड कर रहे हैं उनको इंटीजर में रीड नहीं करेंगे, स्ट्रिंग में ही रीड करेंगे, क्योंकि अल्फाबेट को स्ट्रिंग में रीड किया जा सकता है, इंटीजर या फ्लोट बनाकर नहीं किया जा सकता। तो जो भी आपके ऑप्शन है, तो आपने इनपुट फंक्शन ही यूज करा, इसको इंटी या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करा। सेलेक्ट एन ऑप्शन। ठीक है, सी, सी हो गया चेक बैलेंस के लिए, डी माने डिपॉजिट, और डब्ल्यू माने विड्रॉ। तो अगर किसी ने इनको 1 2 3 मान के कर दिया, चलो ठीक है, तो वो तो हमें आ ही गया था। हमें यही इसमें सीखना था कि हम जब यूजर से इनपुट लेते हैं तो हमेशा इंटीजर या फ्लोट में नहीं लेना होता है। अगर हम स्ट्रिंग से ही काम कर सकते हैं तो उसको स्ट्रिंग में ही रखिए, और बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन से जो भी यूजर से इनपुट आता है वो स्ट्रिंग ही आता है। अलग से str फंक्शन लगा के कन्वर्ट करने की कोई नीड नहीं होती है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, पैटर्न मैच करने के लिए कि इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंटीजर, फ्लोट में करना है तो फ्लोट, स्ट्रिंग करना है तो स्ट्रिंग।
एरर नहीं आएगी। अननेसेसरी आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इनपुट फंक्शन से ऑटोमेटिकली जो इनपुट आता है वो स्ट्रिंग में ही आता है। फर्दर उसको दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आप एग्जीक्यूशन स्लो कर रहे हैं, है ना, कोई सेंस नहीं है उसका। बट गलत भी नहीं होगा, एरर नहीं आएगी कर दोगे तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैच केस की बात करते हैं। मैच मैच में वो वेरिएबल हम लिखते हैं जिसमें हमारी वैल्यूज आ सकती हैं जिनको हम आगे मैच कराना चाहते हैं। तो ऑप्शन नाम का वेरिएबल हो। अब इसमें केस बनाएंगे। केस केस सी। अब ध्यान क्या देना है कि जब आप केस बनाते हो न्यूमेरिक वाले तो 1 2 ऐसे लिख देते हो, लेकिन जब केस स्ट्रिंग में बनाओगे तो स्ट्रिंग में भी तो लिखना पड़ेगा। तो आप लोगों ने जो बनाया होगा और जिनका गलत हो गया होगा उसकी वजह यही होगी कि आपने केस के ऑप्शंस को स्ट्रिंग में लिखा ही नहीं होगा, डायरेक्ट सी लिख दिया होगा। ऐसे लिखोगे तो सी तो एक वेरिएबल माना जाएगा, बट सी एक वेरिएबल थोड़ी मानना है, सी को तो एक स्ट्रिंग वैल्यू माननी है। ऐसे लिखना होगा केस सी। अब केस सी का मतलब है कि भाई जो बैलेंस हमने इनिशियली दिया था बस उसको प्रिंट करा के बात खत्म कर दो, हमें कुछ नहीं करना। और तो एक मैसेज लगा के दिखा देते हैं, अवेलेबल बैलेंस, और जो बैलेंस था वो दिखा दिया, बात खत्म हो गई। अब दूसरा है केस डी। केस डी अगर मैच होता है, इसका मतलब यूजर कुछ डिपॉजिट करना चाहता है। अब यूजर अगर डिपॉजिट करना चाहता है तो पहले यूजर से पूछेंगे कि कितना अमाउंट डिपॉजिट हमारा करना है। तो यूजर से इनपुट करते हैं, मान लो EMT वेरिएबल ले लिया फ्लोट टाइप का, एंटर अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड। अब इस अमाउंट को मुझे किस में जोड़ना है, बैलेंस में। बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट। आप चाहें तो कंपाउंड असाइनमेंट भी यूज कर सकते हैं, बैलेंस प्लस इक्वल टू अमाउंट, वो भी सही है। अब जब अमाउंट आपका बैलेंस में ऐड हो गया तो आप आउटपुट में दिखा भी दो कि अपडेटेड बैलेंस इतना हो गया है भाई आपका। अब आता है केस डब्ल्यू, विड्रॉ कर। तो यहां पर एक शर्त है कि आप विड्रॉ तभी करवाएंगे यूजर से जब इनिशियल बैलेंस 500 या उससे ज्यादा हो। अगर इनिशियल बैलेंस 500 या उससे कम है तो यूजर को पूछना भी नहीं है कि कितना विड्रॉ करना है, आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते। विड्रॉ करने की जो मिनिमम कंडीशन है वही आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो जैसे केस डी में अंदर आते ही हमने यूजर से पूछ लिया कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है, यहाँ सीधे नहीं पूछना है, पहले खुद ही चेक कर लो कि यूजर से पूछें ना पूछें। तो अगर इनिशियल बैलेंस 500 है उससे ज्यादा है तो ही पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। तो इफ लगाएंगे, इफ, और यहाँ पर इनिशियल बैलेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500। अब आप बोलोगे सर इस इफ की जगह मैच केस लगा सकते थे, हमने कहा नहीं। क्यों नहीं लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ग्रेटर कंपैरिजन करना है। मैच केस उस इफ की जगह ले सकता है जहां पर सब इक्वल कंपैरिजन करने होता है, लाइक, ठीक है। जहां पर मुझे ग्रेटर लेस कंपैरिजन करना पड़ गया या नॉट इक्वल कंपैरिजन करना पड़ गया, वहां पर इफ एल्स ही लगाना पड़ेगा, हम मैच केस वहां पर नहीं लगा पाएंगे। इफ बैलेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 500 तो यूजर से पूछेंगे कि बताओ यूजर भाई कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हो। अब यूजर ने बता दिया कि इतना अमाउंट विड्रॉ करना है। अब देखो आपको ये तो श्योर है कि आपके खाते में 500 या उससे ज्यादा रुपए पड़ जरूर होंगे, लेकिन अगर यूजर ने मान लो उससे ज्यादा निकालने की बात करी तो फिर मना कर दूंगा यूजर से कि यूजर जितना पैसा पड़ा है खाते में उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। तो फिर से इफ लगाना पड़ेगा, इफ के अंदर फिर इफ लगाना पड़ेगा। इफ ये जो अमाउंट है ये छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किससे, बैलेंस से, या बैलेंस बड़ा होना चाहिए किससे, इस अमाउंट से। तो कोई भी एक कंपैरिजन ले सकते हो। तो अगर ये बात सही है इसका मतलब वो अमाउंट कम है
जो आप निकालना चाहते हो, किससे? उस अमाउंट से जो आपका बैलेंस में रखा हुआ है। अब यूजर से पूछेंगे कि भाई ये सब कुछ सही है, अब माइनस कर देते हैं। तो बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस, अब एक्चुअल माइनस कर दिया, और फिर अपडेटेड बैलेंस जो भी है वो यूजर को दिखा देते हैं। अब सोचो, अंदर वाले इफ का एल्स, तो इस वाले इफ के एल्स में बताओ मुझे क्या मैसेज लिखना चाहिए? इनसफिशिएंट बैलेंस। और इस आउटर वाले इफ के एल्स में कुछ लिखना है मुझे? लिखना है, क्या लिखना है? हाँ, कुछ और मतलब कुछ भी लिख सकते हो। यू कैन नॉट विथड्रॉ एज मिनिमम बैलेंस बिलो 500। अब केस सी हो गया, डी हो गया, डब्ल्यू हो गया। अब अगर यूजर ने इसके अलावा कोई और केस कर दिया तो अंडरस्कोर केस लगा, एंटर इनिशियल बैलेंस, हमने कहा 5,000। बताओ क्या करना, हमने कहा एक एक करके सब करके, हमने कहा सी, बस दिखा दो, करना कुछ नहीं है। अवेलेबल बैलेंस 5,000। अब ध्यान क्या रखना है, ये रियल बैंकिंग से अलग कैसे है? अगर प्रोग्राम खत्म, सब खत्म। अब दोबारा जब प्रोग्राम चलेगा तो ये थोड़ी सोचेंगे कि 5,000 तो बैलेंस पड़ा ही है, चलो उसमें और डिपॉजिट करते हैं। नहीं, जब दोबारा प्रोग्राम चलेगा तो फिर से बैलेंस वेरिएबल क्रिएट होगा। प्रोग्राम खत्म, सारे वेरिएबल खत्म। आपने यूजर से जो वैल्यू मांगी है कहाँ रखी हुई है? वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल कब तक एग्जिस्ट करता है हमारे कंप्यूटर में? जब तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, उस प्रोग्राम ने जितने वेरिएबल्स बनाए थे सारे वेरिएबल डिलीट हो जाते हैं, और जब प्रोग्राम दोबारा चलेगा तो दोबारा से फिर क्रिएट होंगे। तो यानी कि जो वेरिएबल है वो क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज होता है, ना कि परमानेंट स्टोरेज होता है। अगर परमानेंट स्टोरेज के साथ जाना चाहते हो तो इसमें या तो एक्सेल फाइल अटैच कर दो साथ में, या कोई डेटाबेस की टेबल अटैच कर दो, ताकि वेरिएबल से डेटा निकाल कर मैं एक्सेल फाइल में सेव कर दूं, और जब प्रोग्राम बंद हो जाए तो कोई बात नहीं है, एक्सेल फाइल में मैंने रख ही लिया है, और जब दोबारा जरूरत पड़ेगी तो एक्सेल फाइल से मैं रीड कर लूंगा या डेटाबेस की टेबल से कर लूंगा। फिलहाल अभी हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, बट ये आपके सिलेबस में है। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को फिर चलाया मैंने। इनिशियल बैलेंस हमने कहा चलो 4,000 कर देते हैं, कुछ भी। अब क्या करना, हमने कहा जमा करना है टी। तो पूछेगा कितना करना है, एंटर अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड, हमने कहा 2,000 और जमा कर दो। 6,000 अपडेटेड बैलेंस हो गया। प्रोग्राम खत्म, बात खत्म। ठीक है। फिर ये चलाया। इनिशियल बैलेंस मान लो मैंने यहां पर कर दिया 2,000। निकालना है, निकाल सकते हो, कोई 500 ज्यादा है। एंटर अमाउंट टू बी विड्रॉन, तो जो अमाउंट विड्रॉ आप करना चाहते हैं, मान लो अपने का 200 रुपये निकाल लो, तो 2,000 में 200 निकाल दो, 1,800 बच गए। ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट है कि मान लो आपके खाते में 2,000 पड़े हैं और आप विड्रॉ करना चाहते हो, कितना? 2,100 रुपये। तो 2,100 कैसे हो जाएंगे? इनसफिशियंट बैलेंस। अगला सिनेरियो, आपके खाते में 499 रुपये पड़े हैं और आप विड्रॉ करना चाहते हो, पूछेंगे नहीं कितना, आप कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट विड्रॉ एज मिनिमम बैलेंस बिलो 500। उसके बाद प्रोग्राम चलाया, बैलेंस दे दिया इनिशियल जी को, और हमने कहा के, तो के तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना था। आता इसमें से ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना हो, बट द थिंग जो आता है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पर कौन सी कंडीशन लगानी है, इफ के आगे क्या लिखना है, इफ के अंदर क्या लिखना है, नेस्टेड कब बना, कब नहीं बना, ये आपको प्रैक्टिस करने से और अच्छा आ सकता है।
अब आप लोग अपने एंड पर क्या करेंगे? मैंने कहा और प्रैक्टिस करोगे तो और आएगा। तो आप घर जाके चैट जीपीटी ओपन करो और यहाँ पे लिख दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नंबर बता दो इसे, 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन कंडीशनल प्रोग्रामिंग इन पाइथन। पहला क्वेश्चन तो इवन आउट का दिया उसने। दूसरा ग्रेड कैलकुलेटर, ये भी हमें आता ही है। तीसरा लीप ईयर का आ गया। देख लो, अगर बन जाए तो बना के देख लेना। पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी हमें आ गया। अच्छा, हमने निकाला था ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री। आप कौन सा निकाल दो? स्मॉलेस्ट ऑफ थ्री निकाल दो। ये थोड़ा सा अलग है, बाकी तो लगभग हमारे हो ही गए हैं। ठीक है। पासवर्ड वैलिडेटर, पासवर्ड वैलिडेटर ये आपसे अभी नहीं होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट, अरे तो वही हो गया जो मैंने कहा था, 3 5 और जस्ट ऑफ। बाई चांस की बात है, इसने भी यही सोच लिया। ट्रायंगल वैलिडिटी, हाँ ये सही है। ट्रायंगल वैलिडिटी का कोड लिख कर देखो। यूजर से 3 साइड इनपुट करो, ठीक है, ट्रायंगल की। और ये बताओ, क्या भाई जो 3 साइड आपने दी है, क्या उनसे ट्रायंगल बन जाएगा? शर्त ये होती है कि दो साइड, कोई भी दो साइड का सम ग्रेटर होना चाहिए तीसरे वाली साइड से। अगर ये है तो ट्रायंगल बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्या कहना चाह रहे हो? अगर मान लो आपको ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, तो अब अगर आपको ट्रायंगल बनाना है तो यूजर से आपने 3 साइड मांगी, ए, बी और सी। तो अब ए की वैल्यू मान लो 4, बी की वैल्यू मान लो 6, सी की वैल्यू मान लो 7। बताओ, इन वैल्यू से ट्रायंगल बन सकता है या नहीं? शर्त है कि दो साइड का सम ग्रेटर होना चाहिए किसी तीसरे से, तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो लगाओ, 4 और 6 10, सर ये तो बन ही गया। हमने कहा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब अगर मैं मान लो यहाँ पे कर दूं 4 4 4, तो सर तो भी बन जाएगा। कब नहीं बनेगा? हमने कहा कोई लगाओ दिमाग, कोई ऐसा जहां पर ट्रायंगल बने ही ना आपका। पहला 5 कर देते हैं, दूसरा 1 कर देते हैं, और बन ही जाएगा जहां तक वहां तक। तीसरा क्या करो, 0 कर दें, 10 कर दें तो भी बन जाएगा, 4 कर दें तो भी बन जाएगा। कोई भी दो साइड का सम, है ना, ग्रेटर होना चाहिए तीसरी वाली से, तो हर सिनेरियो में आ ही जाएगा। बस माइनस वाले पर नहीं आएगा। अगर मान लो किसी को माइनस कर दूं -3, या -10 कर दूं, या कुछ और कर दूं, तो शायद ना बने। तो एक बार देख लेना इसको, ठीक है। बीएमआई कैलकुलेटर ऑलरेडी आपने कर लिया, ये तो हो ही गया हमारा। सिंपल कैलकुलेटर बना ही लेंगे। तो लगभग इसने जो हमें दिए सारे हमने कर ही लिए। कभी और तो इस तरह से सब पूछते रहो जब तक आपको अपने हिसाब से ना मिल जाए। तो मैं तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, है ना, कि कैसे आप प्रैक्टिस और कर सकते हैं। तो आप चैट जीपीटी से ऐसे बात करो जैसे एक इंसान से बात कर रहे हो। आपको कुछ लगता है कि ये नहीं ऐसे, बिल्कुल वही लिख दो कि ऐसे नहीं ऐसे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट वापस करेगा, है ना। अगर इसमें कुछ ऐसा इसने लगा दिया जिसमें लूप लगे या आगे के टॉपिक लगे, तो मना कर दो कि ऐसा कोई क्वेश्चन मत देना जिसमें आगे का टॉपिक यूज होता हो। तो अगर
मैं और बेटर करना चाहूँ तो लिख दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन कंडीशनल प्रोग्रामिंग विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन, जिसमें कोई लाइब्रेरी फंक्शन यूज ना करना पड़े। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे 100 मांगोगे तो 2-4 तो निकलेंगे काम के अपने, जो हमें आते हैं अब तक। जो आगे तक के हैं, जो हमने अब तक पढ़े ही नहीं है, उनको छोड़ दो अभी। ठीक है? चलो, तो आज फिलहाल इतने ही रखते हैं, बाकी मंडे को मिलेंगे। जो लूप वाला चैप्टर था उसको अपना कंटिन्यू करेंगे।